Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. One of the topics which you have been requesting from a long time is कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर पहले भी मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर बनाया था जहां मैंने उसके कॉजेज, उसके कंसिक्वेंसेज, उसके टाइप्स के बारे में बात की थी। मैं एक बार आपको वो वीडियो दिखा भी देता हूं। वंस यू गो ऑन यूट्यूब, अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे आप देखेंगे कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के नाम से आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आप इसको भी देख लें, इसमें भी काफ़ी डिटेल में मैंने चीज़ों को बताया था। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि पूरा का पूरा कन्फ्लिक्ट प्रोसेस कैसे काम करता है। अब उसके बारे में हम बात करते हैं। सो लेट अस बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्वियसली व्हाट इज कन्फ्लिक्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट को जब हम डिफाइन करते हैं, इट अराइजेस व्हेन the goals, interests and values of the different individual or groups are incompatible and those individual or groups block or thwart one another's attempt to achieve their objective। एक सिंपल सी बात है कि जब दो इंडिविजुअल्स के बीच में या ग्रुप्स के बीच में इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है रिलेटेड टू देयर गोल्स, तो वहां से दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट अराइज होता है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं अगर हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। अब इसमें मेजर चीज क्या होती है कि दोनों ग्रुप या दोनों इंडिविजुअल एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव को रोकने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स अगर ए एक इंडिविजुअल है, बी एक इंडिविजुअल है, तो ए बी के ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं होने देता और बी जो है वो ए के ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं होने देना चाहता। एंड दैट इज वेयर द कन्फ्लिक्ट कम्स इनटू पिक्चर। बेसिकली इसका प्रोसेस क्या बताता है उसके बारे में बात करते हैं। दैट इट एक्सप्लेन्स यू दैट हाउ कन्फ्लिक्ट्स वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक कन्फ्लिक्ट किस तरह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है राइट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू इट्स एंड, हम उसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन विद इट्स स्टेप्स। अब इसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड potential opposition or incompatibility. The second is called as cognition and personalization. The third stage is called intention. The fourth one is called behavior and the fifth one is called outcome. तो ये 5 स्टेजेस हैं कन्फ्लिक्ट के। हम इन सभी स्टेजेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल अपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कन्फ्लिक्ट प्रोसेस इज द प्रेजेंस ऑफ कंडीशंस दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर कन्फ्लिक्ट टू डेवलप। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है कि सबसे पहले स्टेज में क्या होता है, कंफ्लिक्ट होने का कोई रीजन होगा, राइट। देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट, देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले स्टेज में हम उन सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। अब इसमें सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, सेकेंड इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एंड थर्ड इज रिलेटेड टू पर्सनल वेरिएबल्स। ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो कंडेंस करती है किसी भी तरह के कंफ्लिक्ट को, राइट। तो लेट्स बिगिन विद ऑल द 3 स्टेजेस। ये तीनों रीजंस के बारे में डिस्कस से बात करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, स्टोरी से ये पूरा क्लियर हो जाएगा कम्युनिकेशन क्या है। लेट अस सपोज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था और मेरा अमित इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और अमित के ऊपर जो अमित का बॉस है हिज नेम इज राजन, राइट। और राजन और मेरे बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी और हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे। वी वर डूइंग रियली ग्रेट। हम लोग के बीच में अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, अच्छा कम्युनिकेशन था, सब परफेक्ट चल रहा था। उसके बाद राजन की प्रमोशन हो गई और राजन किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। राजन की जगह फिर दीपेश ने जगह ले ली। अब दीपेश और अमित के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती बिकॉज Whenever अमित जो है वो अपने आइडियाज को दीपेश को बताने जाता है तो दीपेश स्टार्ट शाउटिंग एंड दीपेश डजंट लाइक अमित। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत कम होता है और उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कि कंफ्लिक्ट होगा ही होगा। अब पहले क्या हो रहा था, मेरे और राजन के बीच में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, तो वी वर डूइंग ग्रेट, ऑर्गेनाइजेशन वाज डूइंग गुड। बाद में क्या हुआ, मेरे और दीपेश के बीच में कम्युनिकेशन का इशू आ गया है एंड दैट इज द रीजन वाई अब इसकी वजह से कंफ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। यही है वो पहला रीजन जो कंडेंस करता है किसी कंफ्लिक्ट को। तो डिफरेंट वर्ड कैनोटेशन, जार्गन, इनसफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉइज इन द कम्युनिकेशन चैनल आर ऑल एंटीसीडेंट कंडीशंस फॉर कंफ्लिक्ट। इनमें से कुछ भी हो सकता है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर, कम्युनिकेशन चैनल प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जा रहा, बहुत ज्यादा नॉइज है, बहुत ज्यादा ग्रेप वाइन है, जार्गन्स यूज किए जा रहे हैं। इस तरह के अगर जब भी इश्यूज आएंगे तो वहां पर कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा बैरियर की तरह काम करेगा। मोर इंपॉर्टेंटली, टू मच कम्युनिकेशन और टू लिटिल कम्युनिकेशन कैन लीड्स द फाउंडेशन ऑफ कंफ्लिक्ट। अब अगर बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन हो रही है तो भी कंफ्लिक्ट हो सकता है और बहुत कम कम्युनिकेशन हो रही है तो भी कंफ्लिक्ट हो सकता है। तो हमें यह समझना पड़ेगा। अब दीपेश और मेरे बीच में बहुत कम कम्युनिकेशन हो रहा था एंड दैट इज व्हाई द कंफ्लिक्ट कम्स इनटू पिक्चर। हो सकता है राजन और मेरे बीच में भी कंफ्लिक्ट हो सकता था अगर हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करते, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन क्रिएट करने की कोशिश करते। तो अगर हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बनाकर चल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे कंफ्लिक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन पहला रीजन और पहला सोर्स क्या है, दैट इज कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन।
लेट्स कम टू द सेकंड वन. अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं. यहां पर भी मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं. लेट अस सपोज रीता इज वर्किंग इन अ स्टोर. रीता एक स्टोर में काम करती है और रीता की जो बॉस है वो है दीपा. ठीक है. और दीपा और रीता दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. देवर स्कूल फ्रेंड्स. वो स्कूल में भी अच्छे दोस्त थे, कॉलेज भी उन्होंने साथ में किया. लेकिन बिकॉज ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दीपा को प्रमोशन मिल गया और दीपा अब क्वालिटी कंट्रोल देखती है, जबकि रीता जो है वो प्रोडक्शन देखती है. तो ऑब्वियस सी बात है, रीता जो भी प्रोड्यूस करेगी उसको फाइनली कहां से अप्रूवल मिलना है? दीपा से अप्रूवल मिलना है. तो अब दीपा और रीता का फ्रेंडशिप है वो एक स्ट्रक्चर में फंस गया है. दोनों का जॉब रोल जो है वो एक दूसरे से थोड़ा एंटी है. एंटी का मतलब ये, रीटा चाहेगी कि उसके सारे प्रोडक्ट्स जो उसने प्रोड्यूस किए हैं वो सब क्वालिटी कंट्रोल से पास हो जाए, जबकि जो दीपा है उसका काम क्या है? उसका क्वालिटी कंट्रोल को ही तो रोकना काम है, क्वालिटी को मेंटेन करना ही उसका काम है. तो ऑब्वियसली उसको रीता के अगेंस्ट जाके भी कई प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करना पड़ेगा. तो इस वजह से उनकी अच्छी फ्रेंडशिप होने के बावजूद भी लेकिन स्ट्रक्चर इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है कि कंफ्लिक्ट आएगा ही आएगा. तो स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. स्ट्रक्चर के क्या रीजंस हो सकते हैं, किसकी वजह से कंफ्लिक्ट होता है? सबसे पहला, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का जितना बड़ा साइज होता है वहां पर क्या होता है कि इतना ज्यादा कंफ्लिक्ट नजर नहीं आता है. बट अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत छोटा है, कुछ ही लोग काम करते हैं, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन भी ज्यादा होगा और वहां पे कंफ्लिक्ट के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं. सेकंड इज डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, द टास्क असाइंड टू द ग्रुप मेंबर्स. अब अगर ग्रुप मेंबर्स को अलग अलग टास्क दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें कंफ्लिक्ट होने के चांसेस कम है. लेकिन अगर आप एक ही काम को या एक ही तरह के काम को अगर दो तीन लोगों को असाइन कर देंगे और उनकी स्पेशलाइजेशन भी मैच करेगी तो ऑब्वियसली वहां पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा और उसकी वजह से कंफ्लिक्ट हो सकता है. फिर मेंबर और गोल इनकंपैटिबिलिटी, वो तो ऑब्वियस एक बहुत बड़ा रीजन है. मेरा गोल कुछ और है, मेरे साथ वाले का गोल कुछ और है, तो उसकी वजह से कंफ्लिक्ट आएगा ही आएगा. लीडरशिप स्टाइल की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आती है. फॉर एग्जांपल, अगर ग्रुप का लीडर जो है वो किसी और तरह के लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करता है, जबकि जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनका जो लीडरशिप को लेकर कंसेप्ट है वो अलग है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है. एंड मोर इंपॉर्टेंटली रिवॉर्ड सिस्टम्स को लेकर के कि किसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, कितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए. सबको लगता है कि उसको ही रिवॉर्ड मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता. कुछ लोगों को रिवॉर्ड मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता और उसकी वजह से कंफ्लिक्ट बढ़ जाता है. तो हम चाह करके भी स्ट्रक्चर वाले बैरियर को कम नहीं कर सकते, जैसा मैंने आपको रीटा और दीपा वाले एग्जांपल से समझाया. लेट्स कम डाउन टू द थर्ड रीजन एंड दैट इज कॉल्ड पर्सनल वेरिएबल्स. अब पर्सनल वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं? सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट. हम सबको पता है कि एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन पर्सनालिटी. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत हाईली अथॉरिटेटिव होते हैं एज वेल एज डॉगमैटिक. डॉगमैटिक का मतलब बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं. तो इस वजह से जो लोग ऐसे होते हैं उनकी वजह से कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट फ्लेक्सिबल इनफ टू लिसन टू अदर पीपल. अगर आप कोई आदमी अपनी बात पे अड़ जाए और बिल्कुल ही झुकने को तैयार ना हो तो उस सिचुएशन में कंफ्लिक्ट होगा ही होगा. कुछ लेवल तक तो लोग उसकी बात को सुनेंगे, लेकिन बाद में लोग उसकी बात को रिटेलिएट करना शुरू कर देंगे. एंड दैट इज वेयर द कंफ्लिक्ट विल कम इनटू पिक्चर. Another reason for the conflict is the difference of value system. अब जितने भी लोग हैं उन सब का जो स्कूलिंग है, उनकी पेरेंटिंग है, ये सब कुछ अलग अलग सिस्टम से है. वो अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को बोलते हैं. उसकी वजह से उन सभी लोगों का वैल्यू सिस्टम भी डिफरेंट होता है इन ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी वजह से भी बहुत सारे कंफ्लिक्ट होते हैं. लेकिन वहां पर आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज वैल्यू सिस्टम इज समथिंग विच इज वेरी वेरी कंक्रीटेड इन द बिलीफ ऑफ पीपल और इन द पर्सनैलिटी ऑफ पीपल, राइट? And value differences are the best explanation of diverse issues such as prejudice, disagreement over one contribution to the group and reward one deserves. That means अब एक चीज हमें यहां समझनी पड़ेगी कि सभी लोग एक पहले से ही प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ चल रहे होते हैं. सभी लोगों के पास एक उनका अपना वैल्यू सिस्टम है. किसी के हिसाब से कोई चीज राइट है जबकि किसी के हिसाब से कोई चीज रॉन्ग है. एंड दैट इज द रीजन वाई किसी को वो सही लगता है, किसी को वो गलत लगता है, और इसी वजह से कंफ्लिक्ट होता है. अब स्टेज 2 की बात करते हैं. पहले स्टेज में क्या हुआ, हमने सोर्सेस के बारे में बात कर ली कि कंफ्लिक्ट किस किस सोर्स से अराइज हो सकता है. अब सेकंड स्टेज में क्या होता है, कॉग्निशन पर्सनलाइजेशन शुरू हो जाता है. अब इसका क्या मतलब होता है, कंफ्लिक्ट मस्ट बी परसीव्ड बाय द पार्टीज वेदर or not the conflict exists, a perception issue. The second step is a conflict process. अब यहां पर एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, कंफ्लिक्ट तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई परसेप्शन ना बना ले कि कंफ्लिक्ट है. एक बात समझना पड़ेगा, अभी मैं आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा. एक एग्जांपल ले ही लेते हैं. लुक एट दिस एग्जांपल, आप इसको ध्यान से समझेंगे. ए मे बी अवेयर दैट बी and A are in serious disagreement, but it may not make A tense or nation. It may have no effect whatsoever on the A affection towards B. अब यहां पे आप देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दो लोग हैं A और B, राइट?
अब अगर दोनों में से किसी एक ने परसेप्शन बना ली है, जैसे बी ने परसेप्शन बना ली कि ए जो है वो मेरे साथ एग्री नहीं करता, वो हमेशा मेरे काम को रोकने की कोशिश करता है। अब ये अगर आपने ऑलरेडी परसेप्शन बना ली है ए के बारे में, हो सकता है ए ऐसा कुछ सोच भी ना रहा हो, ए को ये चीज बिल्कुल इन्फ्लुएंस ना कर रही हो, इफेक्ट ना कर रही हो, क्योंकि ए एक्चुअली में वो चीज परसीव नहीं कर रहा, लेकिन बी उस चीज को परसीव कर रहा है। तो यहां पर एक पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इफ नो वन इज अवेयर ऑफ द कंफ्लिक्ट, अगर ए और बी दोनों में से कोई भी अवेयर नहीं है या किसी ने भी परसेप्शन नहीं बनाई है तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक ने परसेप्शन बना ली, इसका मतलब कंफ्लिक्ट डेफिनेटली आएगा, राइट? सो इट इज मोर लाइक अ फेल्ट लेवल वेयर इंडिविजुअल बिकम्स इमोशनली इन्वॉल्व विद द पार्टीज एक्सपीरियंस एंजाइटी, टेंशन एंड हॉस्टिलिटी। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पे क्या होगा, अगर बी ने परसेप्शन बना ली है तो बी अब उस चीज को फेल्ट करना शुरू कर देगा। बी हर चीज में अपनी अजम्पशन को टेस्ट करेगा कि ए ने उसके काम को रोका या नहीं रोका। अब हो सकता है ए ने इंटेंशनली कुछ ना भी रोका हो, लेकिन अगर वो अपना काम भी कर रहा है तो वहां पर भी बी को लगता है दैट ए मेरे काम को रोक रहा है, और उसकी वजह से एंजाइटी होता है, टेंशन होता है, हॉस्टिलिटी होती है, सब कुछ शुरू हो जाता है स्टेज 2 में, बिकॉज वहां पे जो कंफ्लिक्ट होता है वो पर्सनलाइज होने लग जाता है बिकॉज ऑफ परसेप्शन एंड बिकॉज ऑफ द इमोशनल फीलिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। अब स्टेज 3 की बात करते हैं। स्टेज 3 में ये डायग्राम आप समझ लें, यहां से काफी आइडिया मिल जाएगा आपको। स्टेज 3 में आपके इंटेंशंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अब इंटेंशंस में काफी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक दूसरे को अवॉइड कर सकते हैं, आप कंपीट कर सकते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, या आप एकोमोडेट कर सकते हैं। इन सभी के बारे में एक बार डिटेल में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि कंफ्लिक्ट को हैंडल करने का इंटेंशन क्या क्या हो सकता है। मैंने आपको जस्ट बताया, कंपटीशन अगर हम करेंगे, कंपीट करेंगे तो क्या होगा, आई विन यू लूज। अगर ए और बी दो लोग आपस में कंपीट करेंगे तो ऑब्वियसली अगर ए जीतेगा तो बी विल लूज, वेयर एज इफ बी विल विन देन ए विल लूज, राइट? सेकेंड इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। अगर कोलैबोरेशन होगा तो क्या, आई विन यू विन। दैट मींस ए और बी दोनों एक दूसरे की बात को मान लेंगे, उसमें ए भी विनर हो जाएगा, बी भी विनर हो जाएगा, दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। थर्ड स्टेज क्या हो सकता है, आप अवॉइड कर सकते हैं, नो विनर नो लूजर। आप ए और बी एक दूसरे को बुलाना बंद कर देंगे, दे विल अवॉइड ईच अदर, तो वहां पे कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होगा, एंड इन दैट सिचुएशन नोबडी इज अ विनर, नोबडी इज अ लूजर, राइट? फोर्थ इंटेंशन क्या हो सकता है, दैट इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मींस आई लूज यू विन, मतलब ए मान लेता है कि चलो भाई मैं ही हारा तुम जीते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ज्यादा बड़े हैं। कोई भी एक ये कर सकता है, राइट? एकोमोडेट कर सकते हैं हम, कई बार हम करते भी हैं, बिकॉज हमें लगता है कि लार्जर पिक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट देन दीज आर माइनर इश्यूज, राइट? एंड फिफ्थ वन इज कॉम्प्रोमाइज। आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, यू बेंड आई बेंड, मतलब ए भी झुक जाएगा थोड़ा और बी भी झुक जाएगा तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये पांचों इंटेंशन हो सकते हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है किस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। So the first thing we'll be using that is called competing। जब competing आप यूज करते हैं तो कब कब आप यूज करते हैं? फर्स्ट, when you need a quick decision, आपको क्विक डिसीजन चाहिए तो आप कंपटीशन करा देते हैं। कंपटीशन में या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा, तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा दैट हु इज द विनर और किसकी बात हमें माननी चाहिए। ये हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ऑन इश्यूज वाइटल टू द ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर व्हेन यू नो यू आर राइट। जब ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि कंपटीशन कराने से एट द एंड ऑफ द डे उससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ही होगा, राइट? कंपटीशन से हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि दो लोग अगर आपस में कंपीट करेंगे तो दे विल ट्राई टू डू बेटर जॉब देन ईच अदर, वो एक दूसरे से बेटर काम करने की कोशिश करेंगे, और इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन कंपीट कराने में बिलीव करती है और नर्चर भी करती है कई बार। मोर इंपॉर्टेंटली अगेंस्ट पीपल हु टेक एडवांटेज ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव बिहेवियर। अब कई बार कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नॉन कॉम्पिटेटिव होते हैं, कुछ काम नहीं करते, तो वहां पर अगर कंफ्लिक्ट हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन कहती है इनको कंपीट कराओ, कंपीट करने से एटलीस्ट ये काम तो करने लग जाएंगे। सो इस सिचुएशन में आप कंपीट कराने की कोशिश करते हैं। सेकंड हमारा कब होता है, कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन आप कब कराएंगे उसके बारे में बात करते हैं। टू फाइंड एन इंटीग्रेटिव सॉल्यूशन व्हेन बोथ सेट ऑफ कंसर्न्स आर टू इंपॉर्टेंट टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ए भी कोई अपना ओपिनियन रख रहा है, बी भी अपना कोई ओपिनियन रख रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, ए का ओपिनियन भी सही है, बी का ओपिनियन भी सही है, हम दोनों में से किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों के बीच में कोलैबोरेशन कराने की कोशिश करते हैं ताकि दोनों इकट्ठे हो जाए और उससे और एक सॉल्यूशन निकल आए, या दोनों के सॉल्यूशन यहां पर माने जाएं। व्हेन योर ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न, जब आप किसी चीज को सिर्फ सीखने के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं तो वहां पर कोलैबोरेशन हो जाता है। नोबडी इज गोइंग टू विन और लूज, राइट? आप लर्निंग के पर्सपेक्टिव से किसी चीज को कर रहे हैं तो वहां पर कोलैबोरेशन हो जाता है, चाहे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही क्यों ना हो।
तीसरा केस, टू गेन कमिटमेंट बाय इनकॉर्पोरेटिंग कंसर्न्स इनटू कंसेंसस। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब आपको कमिटमेंट लेवल चाहिए, ऑब्वियसली अगर आप कंपीट करा देंगे तो वहां पे क्या होगा कि कोई एक जीतेगा और एक कोई डिसअपॉइंट हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप कोलैबोरेट करा देंगे तो उसमें क्या होगा, नोबडी इज अ विनर, नोबडी इज अ लूजर एंड बोथ विल विन। तो वहां से क्या होगा, एक कंसेंसस बन जाएगा जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अब तीसरा कंडीशन हमारा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो अवॉइडेंस हमें कब कराना है, अवॉइडेंस तब कराना है व्हेन द इशू इज ट्राइबल एंड मोर इंपॉर्टेंट इश्यूज आर प्रेसिंग। आप अवॉइड करने को कब कहते हैं, जब आपको लगता है दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है। अब कई लोग आपको कहते हैं इनको रिजॉल्व करते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन कहती है अवॉइड करो, बिकॉज हो सकता है कि उनकी लड़ाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भी लार्जर इश्यूज ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी चल रहे हैं, तो लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं रादर देन कि दो लोगों का हम रिजोल्यूशन कराते रहे, राइट। तो अवॉइडेंस की सिचुएशन वहां पर काम आती है व्हेन यू परसीव नो चांस ऑफ सेटिस्फाइंग कंसर्न्स। प्लस कई बार ऑर्गेनाइजेशन को भी लगता है कि यार बोथ आर पीपल आर वेरी रिजिड, दोनों में कोई ज्यादा चांसेस नहीं है, कोई बहुत लीस्ट चांसेस है कि उनके बीच में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज हो सकता है या कोलैबोरेशन हो सकता है, तो कंपनी कहती है अवॉइड कर दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू लेट पीपल कूल डाउन एंड रीगेन पर्सपेक्टिव। कई बार क्या होता है हम छोड़ देते हैं, वी लीव पीपल एट देयर ओन पेस, थोड़े टाइम में वो खुद कूल डाउन हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, तो फिर हम उनके बीच में कोलैबोरेशन कराने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ अवॉइडेंस। अब चौथे कंडीशन की हम बात करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन की हम कब यूज करते हैं, व्हेन द टास्क इन हैंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको भी बताया। एकोमोडेशन मतलब हम दोनों एक दूसरे की बिलीफ को मान लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत हो, वो ये नहीं कहता कि मैं गलत हूं, बट हम एकोमोडेट कर लेते हैं एक दूसरे की बात को। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यार टास्क जो हम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, वो बड़ा है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि हम एक दूसरे से लड़ाई के बीच में या एक दूसरे के जीत हार में फंस जाएं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, टू मिनिमाइज द लॉस व्हेन यू आर आउटमैच्ड एंड लूजिंग। प्लस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्वियसली बात है, कंपीट करेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई हारेगा। उससे बेटर क्या होगा कि एकोमोडेट कर लें। जब मुझे ऐसा प्लस ऐसा भी मुझे लगता है कि व्हेन जब किसी को ये परसीव हो जाता है, मान लो ए और बी हैं, दो लोग हैं, अगर ए को ये परसीव हो जाता है कि मेरे हारने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वो बी की बात को एकोमोडेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर कॉम्पीट हुआ तो मैं हार जाऊंगा, उससे बेटर है कि एकोमोडेट कर लें, राइट। एंड थर्ड, टू अलाउ सबऑर्डिनेट्स टू डेवलप बाय लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। और तीसरी सिचुएशन कब हम यूज करते हैं एकोमोडेशन, सो दैट कि जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी डेवलप हो, लर्न करें, ताकि वो अपनी मिस्टेक से सीख सकें। तो ये हो गई एकोमोडेशन की बात। लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ वन एंड दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। अब कॉम्प्रोमाइज कब कराती है ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन द अपोनेंट्स विद इक्वल पावर आर कमिटेड टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव गोल। अब ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों लोग पावरफुल हैं, ए इज ऑल्सो पावरफुल, बी इज ऑल्सो पावरफुल एंड बोथ आर इंपॉर्टेंट, देन आप कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करते हैं, राइट। एंड टू अचीव अ टेम्पोररी सेटलमेंट फॉर कॉम्प्लेक्स इश्यूज। ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज बहुत टेम्पोररी होता है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। फॉर द टाइम बिंग कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बट उससे मतलब ये नहीं होता कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया है, द कॉन्फ्लिक्ट विल बी कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट फॉर द टाइम बिंग दोनों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ऑन अ स्मॉलर इशू टू अराइव एन एक्सपीडिएट सॉल्यूशन अंडर टाइम प्रेशर। अगर टाइम का कोई प्रेशर है, हमें कोई मीटिंग में कोई डिसीजन लेना है, तो वहां पर लोग एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बिकॉज उन्हें दे नो कि, और कई सिचुएशन ऐसा भी होता है, इट्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। कई जगह पर ए कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, कई जगह पर बी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, राइट। तो ये हो गए वो पांचों ओरिएंटेशन और किस किस कंडीशंस में हम उसको यूज कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्टेज 4। अब स्टेज 4 में क्या होता है, अब बिहेवियर शुरू हो जाता है। दिस इज द स्टेज वेयर कंफ्लिक्ट बिकम विजिबल। अब तक क्या हो रहा था कि कंफ्लिक्ट का सोर्स जनरेट हुआ, फिर लोगों ने उसको परसीव कर लिया, फिर कुछ इंटेंशन जनरेट हो गई, कहीं कोलैबोरेशन हो रहा था, कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा था। लेकिन अब क्या होता है, जब कंफ्लिक्ट सामने निकल कर बाहर आ जाता है, जब सबको नजर आने लग जाता है कि भाई इनके बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा है। अब कंफ्लिक्ट कैसे पता चल जाता है, बिकॉज कंफ्लिक्ट स्टार्ट्स विद, कंफ्लिक्ट में क्या होता है, स्टेटमेंट्स होती हैं, एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं एंड द कंफ्लिक्टिंग पार्टीज। इनके कंफ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच में ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। और कैसे स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट विद वर्बल आर्ग्यूमेंट्स, दो लोगों के बीच में वर्बली लड़ाई होने लग जाती है, फिर धीरे धीरे लोग एक दूसरे को धमकियां देने लग जाते हैं, वर्बल थ्रेट्स बिगिंस एंड देन फिजिकल अटैक भी होने लग जाता है। तो ये सब कुछ पॉसिबल है एट स्टेज 4, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एक बिहेवियर हो रहा है जिसको सब लोग देख रहे हैं, दैट इज विजिबल टू एवरीवन, राइट। तो कंफ्लिक्ट यहां से सभी लोगों को पता चल जाता है दैट देयर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन दीज टू पीपल और दीज टू ग्रुप्स क्लियरली, ठीक है। और स्टेज 5, अब लास्ट स्टेज में क्या होता है, बिहेवियर भी हो गया, सब पता चल गया, अब आउटकम निकलेगा उसका कंफ्लिक्ट का। और आउटकम कैसा हो सकता है, कंफ्लिक्ट आउटकम कैन बी फंक्शनल एज वेल एज डिसफंक्शनल। दोनों तरह के आउटकम्स आ सकते हैं। फंक्शनल मतलब पॉजिटिव आउटकम आ सकता है, डिसफंक्शनल मतलब निगेटिव आउटकम आ सकता है।
तो पॉजिटिव आउटकम के बारे में बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कैन बी कंस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ डिसीजन कई बार इंप्रूव हो जाता है। मैंने पहले भी कहा था, अगर दो लोग आपस में कंपीट करेंगे तो दोनों अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं, तो दैट इज कंप्लीटली पॉसिबल। मोर इंपॉर्टेंटली मोर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, और ज्यादा क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, और ज्यादा लड़ाई जितनी ज्यादा इंटेंसिफाइड होती जाती है उतना ज्यादा ग्रुप की परफॉर्मेंस और ग्रुप मेंबर की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिव होती जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत प्रोडक्टिव भी हो सकता है, और इसी को हम फंक्शनल आउटकम कहते हैं कन्फ्लिक्ट का। ऑन द अदर साइड इट कैन बी वेरी वेरी डिसफंक्शनल ऑल्सो, ये बहुत ज्यादा निगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज कई बार क्या होता है, दिस लीड्स टू डिस्कॉन्टेंट, बहुत ज्यादा डिस्कॉन्टेंट, डिससैटिस्फैक्शन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इस सब कुछ इसका आउटकम निकल कर आ सकता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली फाइनली उससे क्या होगा, ग्रुप डिस्ट्रक्ट होगा, और ग्रुप जो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा, एंड फाइनली दैट विल इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी उससे काफी नुकसान होगा। एंड अमंग द मोस्ट अनडिजायरेबल कंसिक्वेंसेज, जब सबसे अनडिजायरेबल कंसिक्वेंस क्या होता है, जब कम्युनिकेशन बहुत कम होने लग जाता है, ग्रुप की कोहेसिवनेस बहुत डाउन हो जाती है, गोल्स आपके पूरे नहीं होते, और एट द एंड ऑफ द डे एक इनफाइट शुरू हो जाती है मेंबर्स के बीच में। और जब इस तरह के सिचुएशन में कोई ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, दैट मीन्स आपका जो पूरा कन्फ्लिक्ट का जो आउटकम निकल कर आया है वो कंप्लीटली डिसफंक्शनल हो चुका है, और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को काफी लंबे समय तक एक नुकसान देखना पड़ेगा, बिकॉज कन्फ्लिक्ट आर नॉट सेटल्ड ओवरनाइट। इतनी आसानी से कन्फ्लिक्ट सेटल नहीं होता, जितना ज्यादा ये इनब्रीड होता जाता है उतना ज्यादा चैलेंजिंग भी होता जाता है। सो आई होप आपको ये सारा स्टेजेस समझ में आ गए होंगे, सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की कि काफी डिटेल में आपको समझाऊं और आपको अच्छा लगा हो। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स कैन लर्न। इस पर्टिकुलर पीडीएफ को मैं नोट सेक्शन में अपलोड कर दूंगा, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी।